तो सबसे पहली चीज जो है वो हेमोथैक्स एग्जैक्टली होता क्या है। हेमोथैक्स का अगर हम देखेंगे तो हेमोथैक्स में जो है जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, accumulation of the blood in pleural cavity or pleural space is called hemothorax. It may be a unilateral or it may be a bilateral. Walaikum assalam. It may be a unilateral or it may be a bilateral. So first and important thing is कि accumulation of the blood in pleural cavity or pleural space is called hemothorax. It may be a unilateral, it may be a bilateral, it depend upon the cause. Okay, so तो आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे इसके काउज को देखेंगे। तो सबसे काउज जो है, काउज को बेसिकली दो तरह से हम लोग देखेंगे। एक तो जो काउज जनरल काउज जो होगा उस तरह से देखेंगे। फिर जो है हम देखेंगे कि इसका अंडरलाइन काउज की वजह से किस साइड में, यानी अगर लेफ्ट साइडेड हो रहा है तो क्या काउज हो सकता है, या फिर राइट साइडेड हो रहा है तो क्या काउजेज हो सकता है, इस तरह से भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम काउज की बात करें हेमोथोरैक्स में, तो हेमोथोरैक्स में सबसे पहला जो काउज होता है वो होता है ट्रॉमा और इंजरी। सबसे पहला जो काउज होता है कॉमन काउज वो ट्रॉमा और इंजरी। दूसरा जो काउज होता है वो होता है इट्रोजेनिक। दूसरा जो काउज होता है वो होता है इट्रोजेनिक। एंड थर्ड काउज जो होता है, जो बहुत ही अनकॉमन है या लेस फ्रीक्वेंट है, वो होता है हमारा नॉन ट्रॉमेटिक काउज। अब कहोगे कि नॉन ट्रॉमेटिक काउज क्या क्या होगा। चूंकि ट्रॉमा इंजरी एक तो बात समझ में आई, या इट्रोजेनिक ये भी समझ में आई कि किसी दूसरी वजह से जो है विदाउट ट्रॉमा या फिर जो है कोई दूसरा ऐसा ये किया जा रहा हो, प्रोसीजर किया जा रहा हो, या फिर ऐसा कुछ किया जा रहा हो जिसकी वजह जैसे इसको ये डेवलप हो गया हो। लेकिन नॉन ट्रॉमेटिक क्या काउज हो जाएगा जिसमें ब्लड अक्यूमुलेशन होने लगेगा। तो नॉन ट्रॉमेटिक जो काउज हो जाएगा उसमें बेसिकली क्या, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। बोलिए। ओके, हेलो। कुछ बोल रहा था। यस सर। लिख रहे हो ना? हेलो। यस सर, यस सर। नॉन ट्रॉमेटिक जो काउज हो जाएगा, नॉन ट्रॉमेटिक काउज में बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत सारी डिजीज होती है जिसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे या डायरेक्ट वो डिजीज जो है इसको काउज करता है। जैसे एंजियोसार्कोमा, जैसे एंजियोसार्कोमा, ये बेसिकली क्या होता है कि इंडोथेलियल सेल का जो है ये एक तरह का कैंसर होता है जिसमें जो है जो हमारा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स है वो इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर्स। तीसरा क्या काउज हो जाएगा क्या, स्वाजनोमाज, स्वाजनोमाज। स्वाजनोमा जो है ये नर्व शीथ का ट्यूमर है, नर्व शीथ का ट्यूमर है जो कि कंपोज्ड होता है स्वाजवन सेल से, स्वाजवन सेल से कंपोज्ड होता है, इसलिए इसका नाम स्वाजनोमा दिया गया है। उसी तरह मेजोथेलियोमा, उसी तरह मेजोथेलियोमा, ये भी एक टाइप का कैंसर है जो कि इसको जो है इंटरनल ऑर्गन पे होता है, और ये जो है एक तरह का ट्यूमर है, ट्यूमरिक स्ट्रक्चर है जो कि कैंसर का होता है। तो इसके अलावा तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे कैंसर्स हो गए एक तरह के। इसके अलावा
कोई अगर ऐसा पर्सन है जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हो, जो कभी कोई ऐसा पर्सन है जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हो, सपोज कि कोई लॉन्ग टर्म हेपेरिन ले रहा हो, जैसे कि हेपेरिन जो है हम लोग यूज करते हैं इसमें क्या नाम है आपको, ये लॉन्ग टर्म यूट्राइन आर्टरी इंसफिशियंसी में लॉन्ग टर्म यूज होता है, या फिर किसी को पोस्ट CABG या फिर जो है वॉल्वोप्लास्टी, पोस्ट CABG या वॉल्वोप्लास्टी के नतीजे में, CABG पता है ना? हेलो, CABG पता है ना? यस सर। बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। नो सर। ओ यस सर। पोस्ट CABG या फिर जो है इसके नतीजे में वॉल्वोप्लास्टी या ASD और VSD के नतीजे में हम, या PDA इसके नतीजे में, रिकंस्ट्रक्शन के नतीजे में भी हम लॉन्ग टर्म हमें एंटीकोगुलेंट चलाना पड़ता है, जिसमें इसमें स्पेशली कार्डियक की अगर हम बात करें तो कार्डियक में जो है हमको सबसे कॉमनेस्ट जो चलाते हैं वो एस्प्रिन या फिर क्लोपिडेग्रॉल या फिर वारफरीन। इसके अलावा फिर LMWH चलाते हैं। अगर इससे भी ज्यादा हाई डोजेस चाहिए, ये सारी चीजें से हम PTINR को ये नहीं कर पाते हैं, तो वैसी सूरत में हमें जो है जरूरत पड़ती है हेपेरिन की। तो ऐसा कोई बंदा जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हो, या फिर जो है अगर किसी को, अभिषेक कुमार है कौन, बार बार कई मैसेज तो नहीं कर रहा है, चल, तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे तो नहीं है। इसके अलावा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके अलावा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे हीमोफीलिया का केस हो, जैसे इट्रोजेनिक आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का तो केस नहीं है। तो इन सूरत में भी हमें हेमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये सारे काउज हो जाएंगे। नॉन टर्मेटिक में क्या क्या हो जाएगा, एंजियोसार्कोमा, सजवन लंग्स कैंसर, मेसोथेलियोमा, ये मेसोथेलियोमा, एंटीकोगुलेंट थेरेपी या कोगुलोपैथी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सच एज हीमोफीलिया, ठीक है। ओके, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, एक मिनट, तुम्हारी कोई बैचमेट लगता है, अभिषेक कुमार अनम। हेलो सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी एक्चुअली एक तुम्हारे कोई बैचमेट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं 8-1 से जो है मुस्क अंबर जबी का तो कोई है, और वो जो है बार बार मैसेज कर रही है। अभिषेक कुमार को हम
हॉल्ट पे रखे हुए हैं। चल आगे बढ़ते हैं। इसको लिख देता हूँ कि तुम्हारा रिक्वेस्ट नहीं है। ओके सो चलो आगे बात करते हैं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें जैसे हीमोफीलिया, तो ये हमारे काउज हो गए इन जनरल अगर देखा जाए तो। अब अगर हम इस तरह से देखें कि हीमोफीलिया के अगर राइट साइड होगा तो क्या क्या काउज हो सकता है, या सिर्फ लेफ्ट साइड होगा तो क्या क्या काउज हो सकता है, या फिर आपको बाइलैटरल होगा तो क्या क्या काउज हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बाइलैटरल का देखें कि बाइलैटरल होगा तो क्या क्या काउज हो सकता है। अगर बाइलैटरल होगा तो सबसे जो कॉमन है कि चेस्ट वॉल इंजरी, चेस्ट वॉल ट्रॉमा और इंजरी, चेस्ट वॉल ट्रॉमा और इंजरी। इसके अलावा जो है आपको ये रप्चर ऑफ द एओर्टा, रप्चर ऑफ द एओर्टा और लार्ज ब्लड वेसल्स, रप्चर ऑफ द एओर्टा और लार्ज ब्लड वेसल्स। ठीक है। इसके अलावा समटाइम एब्डोमिनल aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm, pulmonary hypertension। इन जनरल पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ये मैं दोनों को की कंबाइंड तौर पे बात कर रहा हूं। वहीं अगर ये पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो वो आपको लेफ्ट साइडेड डेवलप होगा। वही एंड पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो राइट साइडेड अमूमनतः हो। इट इज नॉट नेसेसरी बट अमूमनतः कॉमनली इस तरह से होगा कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन जो है लेफ्ट साइडेड हेमोथोरेक्स काउज करेगा, और पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन जो है वो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन वो राइट साइडेड काउज करेगा, एंड पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन जो है वो लेफ्ट साइडेड काउज करेगा। ठीक है। इन जनरल अगर ओवरऑल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो बाइलैटरल हेमोथोरेक्स काउज कर सकते हैं। इसके अलावा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ congenital malformation of heart and blood vessels, वहीं किसी को अगर थोरेसिक इंडोमेट्रियोसिस सिंड्रोम हो, किसी को अगर थोरेसिक इंडोमेट्रियोसिस सिंड्रोम हो, ठीक है, तो ये बाइलैटरल के काउज हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें राइट के, तो राइट में क्या हो जाएगा हमारा के पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा
पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन सब डायफ्रामेटिक काउज में इसमें हो जाएगा अमेबिक लीवर एब्सेस या सबथेनिक एब्सेस, अमेबिक लीवर एब्सेस एंड सबथेनिक एब्सेस communicate through the diaphragm, communicate through the diaphragm. Okay. Communicate through the diaphragm. तो इसके अलावा मेग सिंड्रोम, समटाइम मेग सिंड्रोम and thoracic duct involvement above D3 level, thoracic duct involvement above D3 level. ठीक है, वहीं अगर लेफ्ट साइडेड होगा हेमोथोरेक्स, लेफ्ट साइडेड अगर हेमोथोरेक्स होगा तो नतीजे में क्या होगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काउज है वो बेसिकली आपको ये क्या नाम है, aortic aneurysm, aortic aneurysm, aortic aneurysm, इसके अलावा पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन, rupture of pericardium, rupture of pericardium, left sided subdiaphragmatic abscess, left sided subdiaphragmatic abscess. ठीक है, तो ये हमारा काउज हो गया। काउज के बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन काउज के बाद जो बात आती है वो बात आती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन इसमें सबसे जो इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव है वो क्या है इन्वेस्टिगेशन हमारा, एक्सरे चेस्ट, एक्सरे चेस्ट, पीए व्यू। इसमें हमको सीपी एंगल ब्लंटेड मिलेगा, सीपी एंगल ब्लंटेड मिलेगा एंड हाइपोडेंस एंड हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन रहेगा, हाइपोडेंस प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट के बाद जो है हम क्या करवा सकते हैं, HRCT थॉरेक्स, HRCT थॉरेक्स। HRCT थॉरेक्स में एक तो सबसे पहली चीज कि हम ये रूल आउट कर लेंगे आपको कि हेमोथोरेक्स है या नहीं है या हाइड्रोथोरेक्स है। तो सबसे पहले तो हम ये रूल आउट कर लेंगे HRCT थोरेक्स से कि हेमोथोरेक्स है या हाइड्रोथोरेक्स है। सेकंड चीज इसमें जो हम रूल आउट करेंगे
के काउज इसका इंट्राथोरेसिक पैथोलॉजी जो काउज हो सकती है rather than ट्रॉमा, जैसे में कि आपको मेसोथेलियोमा हो गया, या फिर जो है लंग्स कैंसर हो गया, या फिर जो है आपको जो भी सारी काउज हो सकती है, जो भी ट्यूमर हो सकता है, तो उसको हम साइकोमास वगैरह को हम रूल आउट कर सकते हैं कि ये। सेकंड थर्ड जो है हमारा आ जाएगा बात इसकी, क्या नाम है, HRCT में, कि और क्या हम रूल आउट कर सकते हैं। HRCT से हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो HRCT से एओर्टिक एन्यूरिज्म को भी रूल आउट कर सकते हैं। देन बात आ जाती है हमारी कि अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट और 2D इकोकार्डियोग्राफी विथ कलर डॉपलर। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट with 2D echocardiography with color Doppler, with color Doppler। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ चेस्ट से या थोरेक्स से तो बेसिकली हम ये पता लगा लेंगे कि हेमोथोरेक्स है या नहीं है। देन कलर डॉपलर से हम उसके पैथोलॉजी को, स्पेशली जो वास्कुलर पैथोलॉजी है, जैसे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, या फिर एओर्टिक डिसेक्शन है, या फिर जो है एओर्टिक एन्यूरिज्म है, तो इन सारी चीज़ों का हम पता लगा लेते हैं कलर डॉपलर के जरिए, और फिर इसके इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम कार्डियक पैथोलॉजी का पता लगाते हैं, कार्डियक पैथोलॉजी का पता लगाते हैं। ठीक है, लिख रहे हो ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, is anyone responding? Do you hear me? Yes, sir. Okay, Yes. लिख रहे हो ना? कुछ छूट नहीं रहा ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. Okay, so इकोकार्डियोग्राफी विथ कलर डॉपलर। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी के बाद आती है फिर कि हम कोगुलेशन प्रोफाइल करवाते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल करवाते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल से हम सबसे पहले तो पीटी, एपीटीटी के एंड आईएनआर, एपीटीटी एंड आईएनआर, पीटी, एपीटीटी एंड आईएनआर, ये करवाते हैं। फिर इससे हम रूल आउट करते हैं। इसके अलावा हम सारे फैक्टर्स को भी, अगर इससे नहीं होता है तो सारे फैक्टर्स को भी हम रूल आउट करते हैं कि मम्मा नीचे गई कर लीजिए ना, तो सारे फैक्टर्स को भी हम रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सीरम हेपेरिन लेवल, सीरम वारफरीन लेवल, अगर कोई वारफरीन ले रहा है तो लॉन्ग टर्म में, कोई हेपेरिन ले रहा है तो सीरम हेपेरिन लेवल, और कोई अगर वारफरीन ले रहा है तो वारफरीन लेवल, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसके अलावा कैंसर मार्कर्स या ट्यूमर मार्कर, इसको कह सकते हैं हम ट्यूमर मार्कर,
ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं, स्पेशली इंट्राथोरेसिक के लिए। सपोज करो किसी को लंग्स कैंसर है तो CA 125, अगर किसी को लंग्स कैंसर है तो CA 125। ठीक है, ये हो गया ट्यूमर मार्कर। उसके बाद एक जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट सेक्टर वो है HB लेवल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया में चला गया हो। सो HB लेवल भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे के सारे हमारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है मैनेजमेंट की। इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में जो सबसे ये है, चूंकि अंडरलाइन काउज को हमको ट्रीट करना है। अगर हम अंडरलाइन काउज ट्रीट नहीं करेंगे तो किसी सूरत में हम बचा नहीं सकते हैं। तो अंडरलाइन काउज सबसे पहला क्या है? ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा और इंजरी। अब जिस तरह का भी ट्रॉमा है तो उस ट्रॉमा से होने वाले इसको रिपेयर किया जाए, चाहे वो सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोसीजर के जरिए हो या जो भी हो। ट्रॉमा इंजरी अगर काउज है तो उसको वो डायमंड बेटा गेट सटा दीजिए, एसी चल रहा है। तो ट्रॉमा और इंजरी अगर काउज है तो ट्रॉमा और इंजरी का मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हमें ट्रॉमा इंजरी का मैनेजमेंट करेंगे। ट्रॉमा इंजरी का मैनेजमेंट के बाद जो है बात आती है कि अगर काउज हमारा इट्रोजेनिक है, काउज हमारा इट्रोजेनिक है, यानी सपोज करो किसी को कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हुआ और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी होने के नतीजे में दो चीजें हो सकती है। एक, लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट का यूज, और दूसरा ड्यू टू सर्जरी कैपिलरी लीकिंग। तो अगर लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट का यूज वजह है तो एंटीकोगुलेंट को घटाते हैं या पूरी तौर पे बंद करते हैं, डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी। लॉन्ग टर्म अगर एंटीकोगुलेंट का यूज काउज कर रहा है तो उसको घटाते हैं, एंटीकोगुलेंट का यूज घटाते हैं या फिर बंद करते हैं, डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी। फिर इसके बाद अगर कट जाता है तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। 2-3 मिनट का और बचा हुआ है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आज हेमोथोरेक्स। ठीक है, तो अगर वहीं कोई लीकिंग है ड्यू टू सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, लीकिंग है प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन की वजह से लीकिंग है, तो उस लीकिंग का हम रिपेयर करते हैं, चाहे वो कॉटराइजेशन मेथड से हो या फिर मेडिसिन से। तो उस लीकिंग को रिपेयर करते हैं। थर्ड थिंग आती है कि अंडरलाइन काउज में आपको क्या है। अगर अंडरलाइन काउज में कोई कार्सिनोमास वाला है, जैसे मेसोथेलियोमा वगैरह है, तो अगर हाँ कार्सिनोमा वाला है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। अगर अंडरलाइन काउज में कोई कार्सिनोमा वाला है तो उसको ट्रीट करने के लिए कैंसर सेंटर भेजेंगे। अगर हीमोफीलिया है तो जीन थेरेपी एंड जो है काउंसलिंग, जीन थेरेपी, काउंसलिंग और हर हद तक जो है प्रिवेंशन, जीन थेरेपी, काउंसलिंग एंड प्रिवेंशन। ये हीमोफीलिया वाले की वजह से अगर किसी फैक्टर की डिफिशियंसी है तो फिर उस फैक्टर को देंगे
अगर कोई फैक्टर डिफिशियंसी है तो वो फैक्टर हम देंगे। इसके अलावा अगर आपको मेग सिंड्रोम है तो वैसी सूरत में हम ओवेरियन ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अगर किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर है तो सिरोसिस ऑफ लीवर को ट्रीट करेंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो हेपेटोप्रोटेक्टिव चाहे वो हर्बल का हो या एलोपैथ का हो, हेपेटोप्रोटेक्टिव एलोपैथ की अगर बात करेंगे तो इसमें आइसोडिऑक्सीकोलिक एसिड 300 to 450 mg BD, आइसोडिऑक्सीकोलिक एसिड 300 to